Good morning, much awaited JEE Main 2024. And so here we have the question paper that is based on memory definitely. तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन. As we all know that chemistry is always much scoring and काफ़ी आसान पेपर भी है. आसान इन द सेंस कि आप यदि ढंग से चीज़ों को आपने पढ़ रखा है और चीज़ों को कर रखा है, फॉर्मूलाज आपको याद है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम. काफ़ी कम टाइम में और बहुत क्विकली आप चीज़ों को इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस बिगिन सॉल्विंग दिस पेपर दैट हैज केम यस्टरडे. तो ये शिफ्ट 1 का पेपर है ये, यानी 27th का फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं. एज यू नो दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज हैं, फिर थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन होता है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं. सो इन्हीं सब पर बेस्ड उसका ऑर्गेनिक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कुछ मच एवेटेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसपे हमें ढंग से काम करना होता है, जिनके आइडियाज को हमें ढंग से याद रखना होता है. यदि आपने उन चीज़ों को याद कर रखा है तो आपके लिए पेपर बहुत ही आसान होने वाला है एंड यू विल बी स्कोरिंग वेरी वेल. So for the upcoming exams, be ready with this. इन टॉपिक्स को आप स्पेशली ध्यान से पढ़ें, ध्यान रखें इन सब के फॉर्मूलाज को, आइडियाज को, कंसेप्ट्स को, डेफिनेशंस को. You will be definitely able to score very well in chemistry. So let's see what the paper was, कैसा पेपर था और इसमें क्या-क्या चीजें आई थी. And so let's see how much time it takes to solve. Let's have a look at this. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, जिसमें कि पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट. एज वी ऑल नो द फॉर्मूला इज, फॉर्मूला बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, that you already knowing that under root n into magnetic moment is always related to n into n plus 2 under root Bohr magneton. ये हमारा फॉर्मूला है जहां पर n क्या है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यदि मैं इसकी बात करूं 3d3 में तो यहाँ पे डेफिनेटली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 3d6 वाले में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सो वी कैन ड्रॉ इट इन क्विकली. यदि मैं इसको ड्रॉ कर लूं तो कुछ ऐसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये छठा, यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे. और 3d7 में भी क्या होगा, यदि मैं 3d7 की बात करूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी यहाँ पर भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो मैक्सिमम किसका आ गया यहाँ पर? सो वी कैन से दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन दिस. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1. हार्डली टेक्स मतलब 10-15 सेकेंड का क्वेश्चन था. आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 अपॉन कंप्लीट कंबशन एज बेसिकली व्हाट. तो हमें इक्वेशन लिख लेना है. यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो CH4 प्लस O2 फॉर्मिंग CO2 प्लस H2O. हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मोल का क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए. दैट इज वेरी मच एसेंशियल. देन ओनली वी कैन गो अहेड. तो मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं, देखूं तो इसमें हमारे पास क्या दिखा जाए? कार्बन तो बैलेंस है ही, बाकी हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो ये 2H2O हो गया. अब क्या बच गया हमारे पास? यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास टोटल 4 है तो 2O2 आ गया. तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में कि मास ऑफ मीथेन, यानी मीथेन कितना चाहिए, मीथेन का मास हमें कैलकुलेट करना है. 22 ग्राम CO2 चाहिए, 22 ग्राम CO2 बनाने के लिए. तो यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मोल का जो रेशियो है वो क्या है? जितने मोल मीथेन के उतने ही मोल CO2 का हमारा बनेगा. तो हमारे पास CO2 के मोल्स यानी N ऑफ CO2, NCO2 इक्वल टू N ऑफ CH4, and that is equal to, we can see here, that is 22 by 44. That comes out to be 0.5. Therefore we can say W of CH4 is equal to 0.5 into 16. That comes out to be 8 gram. That is the answer. 8 ग्राम हमारा इसका आंसर हो जाएगा. Now coming to the next one, that is assertion boron has very high melting point this much and region boron has strong crystalline lattice. जब इसको NCERT पढ़ेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि बोरोन इज इटसेल्फ बेसिकली क्या है कि इसका ये एक थ्योरेटिकल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको याद रखने वाला था क्वेश्चन ये. एंड सो फ्रॉम देयर वी कैन से बोरोन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, सही है. और ये इसलिए जब बहुत ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड और लिंक्ड टू इट्स लैटिस एनर्जी. तो इसकी लैटिस एनर्जी चूंकि बहुत ज्यादा होता है, सो वी कैन से इट हैज a strong crystalline lattice. So both are correct and therefore
both assertion region are true and the correct explanation is there. Next question is sum of bond order of CO and NO plus age. Again this question is of chemical bonding. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको ऑलरेडी पता है कि this is based on molecular orbital theory, MOT, molecular orbital theory पर बेस्ड है. यदि इसका molecular orbital diagram बनाएंगे तो हमें ये याद होना चाहिए because CO और NO plus काफी कॉमन सा मॉलिक्यूल है. जब इन सब का डायग्राम ड्रॉ करेंगे so you can easily find कि CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये होता है 3. ऐसे ही NO प्लस की हम बात करें तो NO में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन में 7 है, ऑक्सीजन में 8 है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी N2 की तरह ये बन गया. यदि N2 की तरह बन गया तो हमें पता है उसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है. सो इफेक्टिवली वी कैन से 14 और 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड सो दिस इज अगेन वी हैव 3 + 3 दैट कम्स आउट टू बी 6. दैट इज द आंसर. इसमें 6 आंसर हो जाएगा. तो देखो कितना कम टाइम में ये क्वेश्चंस हमारे पास ये सॉल्व होने वाले हैं. Now, how many of the following have +4 oxidation? Number of central atom like BaSO4 हमें पता है Ba +2 में है, सल्फर इज इन +6 स्टेट में मौजूद है. यहाँ पर SOCl2 हमने लिया है, यानी इसमें अगेन क्या होगा, S डबल बॉन्ड O है और ये Cl है. तो दिस इज अगेन वी कैन से इन दिस केस दिस इज इन +4 स्टेट. नाउ SF4 में भी क्या होगा, +4 स्टेट में है, H2SO3 में +2, देन यहाँ पे -6, तो यहाँ पे इफेक्टिवली +4 बन गया. H2S2O7 that you must be knowing. इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो +6 का होता है, and then SO3H +6 is there, and so we can say effectively we have these three, that is SOCl2, SF4 and H2SO3. These are all in +4 state. ये तीनों हमारे +4 स्टेट में है. That is the answer. Now PbCrO4 NaOH hot access, यदि आप इसका देखेंगे तो हमारे पास बनता है इसमें Na2CrO4. यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हमारे सामने है नंबर 1, तो ये वाला हो गया, और दूसरा हमारे पास है ये Na2PbOH whole 4, PbOH whole 4. एंड सो फ्रॉम देयर वी कैन सी, यहाँ से मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात हुई थी, इसमें देखो दो तरह से इस क्वेश्चन को ट्रीट किया जा सकता है. क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट यदि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता तो फिर हमारा आंसर कुछ और होगा. यदि मैं इसको ऐसे प्रोडक्ट की तरह से ट्रीट करूँ, सो फ्रॉम देयर वी कैन से प्रोडक्ट में हमारे पास ये वाला भी है और ये वाला भी है, और इसमें ये वाला दूसरा प्रोडक्ट ये वाला है. तो मैं एनाइन की बात करूँ तो CrO4 पे कितना चार्ज है, दिस इज अगेन हैविंग -2 चार्ज. मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी क्या आएगा, -2 चार्ज आएगा. सो इफेक्टिवली -4 हो गया यदि मैं ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करूं. और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स तो सिर्फ यही वाला है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. लेकिन यदि मैं ये कहता हूँ यहाँ पर कि प्रोडक्ट के बदले यदि मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता, इफ देयर इज कॉम्प्लेक्स, तो उस केस में द कॉम्प्लेक्स वुड हैव बीन डाइएनाइन. यानी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास है वो कौन सा है, द कॉम्प्लेक्स इज योर डाइएनाइन है, और दिस वन इज डाइएनाइन and coordination number equals to 4. तो coordination number equal to 4, यानी ये और ये तो वैसे भी कट हो गया, ये वाला कट हो गया. and so we can see diene coordination number 6, this is not going to work. this is tetraanionic coordination number 6, this is again not going to work. तो इन दोनों में से हमें देखना है यहाँ पर. तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज मेमोरी बेस्ड है, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसमें प्रोडक्ट ही यदि लिखा हुआ है तब तो हम लोग इसमें टेट्राएनाइन ले लेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिखेंगे. यदि प्रोडक्ट के बदले यदि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द आइडिया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में टेट्राएनाइनिक और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा. यदि मैं सिंपल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ डाइएनाइन है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा. सो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स. यदि मैं कॉम्प्लेक्स मान के करूं, सो अकॉर्डिंग टू दैट the right answer should be dianionic and coordination number 4. So that is the answer. Next question is coming from solution, which is part of 12th physical chemistry का एक बहुत पहला और बहुत important chapter है solution, जिसमें कि हम लोग mainly it is based and surrounded around the core idea of vapor pressure. तो हमें बहुत ही बढ़िया से ये पता है कि वेपर प्रेशर जो होता है, तो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर है यहाँ पर. एंड नाउ दिस वेपर प्रेशर इज डिटरमाइनिंग द बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट. तो हमें पता है इस चीज को, यदि मेरे पास पॉजिटिव डेविएशन है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डेल्टा V जो होगा वो पॉजिटिव होगा वेपर प्रेशर में.
क्या है यहाँ इन दिस केस वेपर प्रेशर इज मोर, यानी इन दिस केस वी कैन राइट हियर कि नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, जब आप नेगेटिव डेविएशन बोलते हो तो यहाँ पर डेल्टा एच हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, डेल्टा, यदि मैं सिंपल नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो पॉजिटिव में एवरीथिंग क्वांटिटी इज मोर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है, जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव डेविएशन, तो यानी उसको बॉयल कराने के लिए में ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, एंड सो वी कैन से वेपर प्रेशर डिक्रीजेज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, दैट शुड बी द राइट आंसर। बॉइलिंग पॉइंट increases and vapor pressure decreases, so that should be the right answer, that is the fourth option. The next question is quite important, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन सा सवाल है, जो आपने ऑलरेडी डी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा, और क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम पढ़ते हैं उसमें भी क्लोराइड आयन का टेस्टिंग की हम लोग बात कर रहे होते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं। तो उसमें क्या है, यहाँ पर ये Cl- है और हमने K2Cr2O7 से रिएक्शन कराया है, तो यू कैन must be remembering that Cl- is reacting with Cr2O7 2-, तो ये क्या बनाता है, CrO2Cl2 बनाता है। दिस CrO2Cl2 when treated with NaOH, तो ये बना देगा क्या, Na2CrO4, क्रोमेट बना विच इज येलो इन कलर, दिस इज येलो कलर्ड सॉल्यूशन है, और इसको जब आप इसमें लेड एसीटेट में डालते हो तो PbCrO4 बन जाता है। तो इसमें यह कहा गया है कि ये वाला जो रेड फ्यूम है, रेड फ्यूम किसका होता है, ये CrO2Cl2 का रेड फ्यूम है, और जिसको हमने हाइड्रोलिसिस किया विद एक्वस NaOH गिव्स येलो सॉल्यूशन। येलो सॉल्यूशन इज ड्यू टू दिस वन, and so effectively we can say this is the answer is CrO2Cl2 is the this is A, and this Na2CrO4 which is basically yellow colored, this complex H, this Na2CrO4 जो हमारा बना है ये येलो कलर का सॉल्यूशन है, which is your B, so that's the answer. The next question is from coordination complex H. Again यहाँ पर जो क्वेश्चन है जब देखेंगे इसमें तो कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में पूछा गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो अल्टीमेटली इसमें हमें ये ढूंढना ये है कि किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड इस बात पर करता है कि जिसके साथ जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, और हमारे कॉम्प्लेक्सेस कैसे बन रहे हैं। एंड सो फ्रॉम देयर वी कैन सी कि जो हमारे पास फ्लोराइड है एक वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है, यानी हमारे पास देन H2O इज अगेन वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है, देन अगेन दिस इज अगेन लिगेंड है, देन H2O इज अगेन दिस इज वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड है यानी इसमें पेयरिंग होने के चांसेस नहीं है, नहीं होंगे। एंड सो और आयरन का है 3d6 4s2, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब हो गया, यहाँ से 3 हटा देंगे, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास +3, तो 3d6 4s2 में से 3 इलेक्ट्रॉन में हटाया तो 3d5 हो गया। सो वी हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस, तो यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन VH2O होल 6 यानी वेनेडियम 23 है, यानी स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, जो अपने स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम का है, यानी 3d3 4s2, तो 3d3 4s2 में से +2 निकाल दिया यानी 4s2 गायब हो गया, तो 3d3 आएगा यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और FeH2O होल 6 हमने कहा है दिस इज अगेन वीक फील्ड लिगेंड है, तो और Fe+2 में है तो 3d6 4s2 यानी 3d6 में हमने कहा है तो 5 और 1 6 1 पेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड होंगे, एंड देयरफॉर वी कैन से वी हैव दिस। सो इफेक्टिवली वी कैन से more number of unpaired electron, more would be the spin only magnetic moment. Therefore the correct answer would be, सबसे पहले आएगा P वाला, फिर उसके बाद R वाला, फिर उसके बाद Q होगा। So the answer is P, R and A. The next question that is here is electronic configuration of NdZ equal to 60. तो हमें पता है यहाँ पर कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इससे जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है वो है हमारा जेनॉन, जेनॉन 54। हमने जेनॉन 54 लिख लिया यहाँ पर, और यदि आप इसको चेक करके देखें तो हीलियम हमारे पास हो गया, फिर हमारे पास हीलियम है, देन इट इज नियॉन, देन आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, यानी ये 5th पीरियड का लास्ट एलिमेंट है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो बचता है वो कौन सा है, 6 बचता है, सो दिस इज 6th पीरियड का एलिमेंट होगा, एंड सो वी कैन राइट हियर 6s 6p देन 5d एंड 4f, ऐसे लिख लिया हमने। अब यदि मैं इन सब के n+l वैल्यूज की बात करें हम लोग इसमें, तुम्हें क्या दिखाई देता है, n+l सबसे कम किसका है, 6 + 0
6 है इसका n+l, 6p में 7 है, 5d में कितना है 7 है और 4f में भी 7 है। तो जो लोएस्ट n+l है वो है 6s का, फिर उसके बाद 4f का, फिर उसके बाद चूंकि 4f 5d और 6p सबका सेम है तो लोअर n लोअर एनर्जी, वही ऑब्बा प्रिंसिपल हमें फॉलो करना है। एंड सो ऑन दैट बेसिस पहले 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिल कर दिया। देन अब इसका कितना बचा हुआ है 54 + 2 56 हो गया, बाकी बचा 4, तो कहाँ पे चला जाएगा वो 4f में जाएगा। 4f पे जाने का मतलब है कि हमारे पास 4f4 आ गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर this nd z = 60. So that is the right option में select करके टिक कर लेना है। This again a quite easy और basic understanding वाला क्वेश्चन था। Now the next question is from ionic equilibrium, that is NH4 whole twice CO3 is basic, ये एक assertion region के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में बेसिकली NH4 whole twice CO3 is a salt। तो सॉल्ट है और हमें पता है कि NH4 जो है दिस केटायनिक रेडिकल इज कमिंग फ्रॉम NH4OH, और जो CO3 है ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, एक वीक एसिड H2CO3 है। सो वी कैन सी हियर NH4 होल ट्वाइस CO3 जो हमने यहाँ पे ये कहा है। सो वी कैन राइट हियर लाइक दिस NH4 प्लस इज कमिंग फ्रॉम NH4OH। इसकी जो केवी वैल्यू है, दैट केवी वैल्यू इज ऑफ द ऑर्डर, दिस इज 1.8 into 10⁻⁵। जबकि जो दूसरा पार्ट है CO3 2 माइनस, सो दिस इज कमिंग फ्रॉम H2CO3। जब H2CO3 की बात करते हैं तो इसका Ka जो वैल्यू है वो करीब करीब 10⁻⁷ के ऑर्डर में आता है। तो वी कैन इजीली सी हियर कि ये वाला कैसा है हमारे पास, ये स्ट्रॉन्गर बेस है इन कंपैरिजन टू द एसिडिक नेचर ऑफ CO3। तो इसमें हमें बात इंफॉर्मेशन की बात यहाँ पर यह है कि जब भी हमारे पास ऐसा सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, तो उस केस में जो भी स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट होता है वही नेचर ऑफ सॉल्यूशन को डिसाइड करता है। एंड सो फ्रॉम देयर वी कैन इजीली से कि जो हमारे पास NH4OH है, चूंकि यह बेस है तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा दैट मस्ट बी बेसिक। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। And the second part is what, acidic nature or basic nature of salt of weak acid and weak base. This is weak acid weak base का, this is dependent on Ka and Kb, Ka और Kb पर डिपेंडेंट है। चूंकि यहाँ पर हमने ये देखा है कि Kb more than Ka है, therefore we can say therefore the nature of salt would be basic। जो नेचर होगा, नेचर ऑफ aqueous solution जो बनेगा इसका aqueous solution that must be, ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल द कंपाउंड्स फील्ड सबसेल हैविंग n = 4 एंड s = +½ यानी ये बेसिकली रिलेटेड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर से। सो वी कैन सी हियर कि यहाँ से हमने यदि n = 4 लिखा है, यानी 4 मतलब कौन कौन सा हो गया, 4 मींस दिस इज 4s है, 4p है, 4d है और ये 4f होगा। एंड सो फ्रॉम देयर वी कैन सी 4s then 4p 4d and 4f। तो बच्चों में पता है इस बात के बारे में बारे कि भाई ये s है, तो एस यदि कंप्लीटली हमने फिल कर दिया तो यानी यहाँ पर क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का +½ होगा, दूसरे का -½ होगा, तो +½ वाला ही लेना है। ऐसे ही 4p6 था, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। 4p6 में भी क्या होगा, 1 2 3 3 प्लस यानी यहाँ से 1 और ये आ गया 3। 4d में हमारे पास कुल कितने होंगे, 4d में हमारे पास होंगे ऐसे जिसका कि +½ होगा, 1 2, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे और फिर ये इधर अगेन +5, यानी यहाँ पे हमारे पास +5 ये आ गया, +3 एंड देन वी हैव 4f। 4f में 14 होता है, 7 का +½ और 7 का -½ 1 2 1 2 1 2 2 2 4 6 ये 2 14 ये है अगेन यहाँ पे +7, तो कुल मिला के कितना हो गया, 1 + 3 4 +5 9 +7, so this answer is 16। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 16 is the right option। Next one is from chemical kinetics। This is again quite common question है, आपके NCERT में ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन में लिया गया है।
तो प्लीज इस बात को अगेन दोबारा से एनसीईआरटी पर स्पेशली फोकस करें, दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें तो एक डेटा दिया हुआ है, सेट ऑफ डेटा 2HI गैसेस, H2 गैसेस प्लस I2 गैसेस, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, जिसमें HI का अमाउंट दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये वाला क्या है 0.005 है, 0.001 है, और इसमें रेट दे रखा है यहाँ से, और इससे आपको ऑर्डर पूछा गया है। तो नॉर्मली इसमें क्या करना होता है कि रेट 1 है और रेट 2 है, दोनों को डिवाइड करो और वहां से कंसंट्रेशन से में इजीली डेटा हमें मिल जाता है। एंड सो फ्रॉम देयर वी कैन से कि मैं ऐसे लिख लूं यहाँ पर कि रेट 2 बाई रेट 1, रेट 2 अपॉन रेट 1, दैट वुड बी व्हाट, क्या हो जाएगा यहाँ से, सो वी कैन सी हियर दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 7.5 इंटू 10⁻⁴. दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू HI का जो हमने एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे ले रखा है वो ये यहाँ पे होगा, और पावर में वही हमारा ऑर्डर रहेगा। एंड देयरफॉर वी कैन सी कि यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना है, ऊपर वाले हमारे पास कंसंट्रेशन है यहाँ पर 0.01 और नीचे है 0.005। पावर क्या लिखना है यहाँ पर, n लिखना है। तो यहाँ से हमें ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये वाला 7.5 है, 7.5 75 हो जा 300, तो यहाँ से में दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 हो गया ये वाला, और ये कितना है हमारे पास है, ये 2 पावर n, सो वी कैन राइट हियर 4 इक्वल्स टू 2 रेज़्ड पावर n और n इक्वल्स टू 2, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस अगेन क्वाइट इजी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वी कैन से वर्क डन, यानी फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है, और हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में दो बहुत ही फंडामेंटल सा इक्वेशन है जिसमें कि हमें फर्स्ट लॉ का उपयोग करना होता है, और वर्क डन जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, W इक्वल्स टू, तो नाउ इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और बहुत फंडामेंटल सा क्वेश्चन है। आपको दो इक्वेशंस का उपयोग करना है। नंबर 1, पहला हमें ये याद रखना है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है और फर्स्ट लॉ का क्या फॉर्मूला है। बिकॉज इन दिस केस इफ 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 Kelvin expands isothermally from 30 dm³ to 45 dm³ against constant pressure of 80 kilopascal, then the amount of heat transfer in H dash joule। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी और लास्ट वीडियो डिस्कशन में किया हुआ है, 2019 में भी ये वाला क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन में भी हमें यूनिट पर स्पेशल फोकस रखना है क्योंकि पास्कल हमारा ऑलरेडी एसआई यूनिट हमने यहाँ पे यूज कर रखा है, और dm³ को हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर क्यूब में हमें कन्वर्ट करना है, एंड देयरफॉर देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू कैलकुलेट। तो एक फॉर्मूला जो हमें यूज करना है, नंबर 1 पहला फॉर्मूला होगा हमारा W इक्वल टू -P एक्सटर्नल डी डेल्टा V। डेल्टा V हमें क्यों लिखना है यहाँ पर, डेल्टा V इसलिए लिखना है क्योंकि ऑलरेडी ये कहा गया है एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है और इसमें वेरिएबल दोनों ही P और V दोनों ही वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देन सेकेंड जो फॉर्मूला हमें यूज करना है दैट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, du इक्वल टू dq प्लस dw। अब देखो यहाँ से क्या करना है, क्योंकि हमने कहा आइसोथर्मली, आइसोथर्मली कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ये जो du है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो ये इंटरनल एनर्जी में क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, सो दिस विल बी 0। तो ये वाला टर्म हमारा 0 बनेगा, दिस इज 0, ये 0 हो गया, और देयरफॉर वी कैन से dq इक्वल टू माइनस ऑफ dw। तो dq इक्वल्स टू माइनस ऑफ dw हो गया, एंड सो फ्रॉम देयर वी कैन राइट, माइनस तो लिखना ही लिखना है, फिर हमें क्या लिखना है माइनस p एक्सटर्नल, तो माइनस p एक्सटर्नल कितना है 80 किलो पास्कल, यानी 80 इंटू 10⁻³ पास्कल, राइट। इसके बाद v डेल्टा v कितना है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 30, यानी देखो फ्रॉम 30 टू 45, यानी v फाइनल 45 और ये 30 है, सो वी कैन राइट हियर 45 माइनस 30 यहाँ पे, और यहाँ पे हमने dm³ लिख लेना है। dm³ को यदि आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक फैक्टर आएगा, सो दैट विल बी राइटिंग हियर। सो फ्रॉम देयर वी कैन सी
दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस और माइनस ये प्लस ही हो गया, सो 80 into 10⁻³ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोलिटिक है, दूसरा गैल्वेनिक है और तीसरा हमारा कंडक्टोमेट्रिक है। ये जो क्वेश्चन हमारे दिखाई दे रहा है वो बेसिकली रिलेटेड है इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। इसमें सिंपल सा एक फंडा हम लोग यूज करते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा। यदि मास और वेट इन सबसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, चार्ज इन सबसे, so in that case that we can say number of equivalent of all the substances deposited or liberated at any of the electrode will always be equal, number 1। number 2, और ये जितने भी number of equivalent होंगे वही number of equivalent वो जो हमारा है इसमें किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का या जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है उतने ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यूज करना होता है या हम लोग यूज करते हैं। यानी एज अ स्टेटमेंट आई कैन राइट हियर दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंसेज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी एक लाइन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और इसी से हमें क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इसमें एक इंफॉर्मेशन की जरूरत है जो आपको याद होगा कि जब कभी भी एक इक्विवेलेंट हम लोग गैसेज की बात कर रहे होते हैं तो हाइड्रोजन के लिए होता है 11.2 लीटर एट एसटीपी, क्लोरीन के लिए होता है 11.2 लीटर एट एसटीपी और ऑक्सीजन के लिए होता है 5.6 लीटर एट एसटीपी कंडीशन। एंड देयरफॉर वी कैन सी हियर, यहां से हम लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O2 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of Ag which is equal to 5600 ml by 5.6 liter, कर सकते हैं इसको 5600 ml by 5.6 liter which is also equal to 5600 ml, that comes out to be 1। यानी एक इक्विवेलेंट हमारा इसमें क्या होगा, Ag डिपॉजिट होगा या डिस्प्लेस होगा। and so we can write here this is weight by number of equivalent of Ag equal to WAG by E of Ag equal to 1, and so we can say WAG is equal to E of Ag जब हम कहते हैं so this is equal to atomic mass of Ag upon n factor इसका 1 होता है, so this is equal to 108 by 1, that is equal to 108 ग्राम। ये हमारा आंसर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। जस्ट बेसिक डेफिनेशन आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो क्रक्स था, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो आप इस बॉक्स में इसको जरूर आप याद रखें। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नंबर 1 कि जो Cl(H2) एंड Cl2 ये एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम होता है, 1 इक्विवेलेंट एट एसटीपी का वॉल्यूम होता है, दिस इज 11.2 लीटर। और यही चीज यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो फॉर ऑक्सीजन के लिए दिस इज कमिंग आउट टू बी 5.6 लीटर और 5600 ml। बस इतना आप याद रखें, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट यू कैन इजीली सी हियर, H2SO3 इसमें हमें दिखाई दे रहा है, ये +2 है, ये -6 है, तो ये वाला +4 आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बाकी 2 ऑप्शन मिसिंग है बट दैट इज ओके, मेमोरी बेस्ड है तो वी कैन नॉट use them। Now moving to the next question, this is again 17th क्वेश्चन जो हमारा है, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है एंड ऑक्सीडेशन जनरल प्रिंसिपल है केमिस्ट्री का जिसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे विच हैलोजन डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमें पता है कि फ्लोरीन जो हमारा है दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड देयरफॉर इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम बात कर रहे होते हैं तो फ्लोरीन का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यदि मैं इसके एलिमेंटल फॉर्म में बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पर तो ये 0 ही है, लेकिन यदि मैं कंपाउंड फॉर्म में बात करूं तो यहाँ पर ये इसका -1 ही सिर्फ हमारा ऐसा है जो कि इसका ऑर्डर होता है। एंड देयरफॉर वी कैन लुक एट दिस, कुछ इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसमें फ्लोरीन का -1 ही होगा, जबकि क्लोरीन का मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ब्रोमीन का भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और आयोडीन का भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। So the question is stating that which halogen does not show variable oxidation state. So in this case we can say F2 is the right answer।
नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, फिर से अपने पहले भी हमने देखा था एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड था, और ये क्वेश्चन भी क्या है, पीरियोडिक टेबल का ही है। एंड दिस इज अगेन क्वाइट रिलेटिव और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन है यहाँ पर, that 4f and 5f series are written separately in periodic table in order to preserve principle of classification. So you understand और we understand that, हमें ये पता है कि जो 4f और 5f की हम बात कर रहे होते हैं, that is basically written separately in the periodic table, जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट सिंस दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये प्योर फॉर्म में हमें कभी भी नहीं दिखाई देते हैं, अर्थ में नहीं मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में ही मिलता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो पहला वाला ट्रू और सेकेंड वाला इनकरेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट है। सो अकॉर्डिंगली वी विल राइट द आंसर। Now here it is starting from organic का ये पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, which of the following compound is most acidic। जब एसिडिक हाइड्रोजन की बात करते हैं तो बेसिक आइडिया इसके पीछे क्या होता है कि हमें क्या करना है कि जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का हटाओ और वहां पर एनाइन का फॉर्मेशन करो। जो एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एनाइन है नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं, वी कैन डू इट इन मल्टीपल वेज, लाइक उसका डीलोकलाइजेशन हो जाए, रेजोनेंस में वो पार्टिसिपेट कर ले, या फिर मैं वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो इन दोनों चीजों से ही वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। एंड देयरफॉर वी कैन सी हियर, यहां से मैं देख सकता हूं इसमें कि हमारे पास ये CO ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी CO ग्रुप है, यहाँ भी CO और CO है, यहाँ भी CO है, ये भी दो CO लगे हुए हैं। इसमें यदि मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यहाँ का ये वाला हाइड्रोजन है एक, ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है। सिमिलरली इन दिस केस ये वाला हाइड्रोजन ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला हाइड्रोजन होगा, ये वाला हाइड्रोजन होगा और एक यहाँ का हाइड्रोजन होगा। इसमें ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, दीज टू आर आइडेंटिकल, और ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट वाला हाइड्रोजन है, ठीक। और इस केस में यहाँ पे हाइड्रोजन है या फिर ये वाला हाइड्रोजन, दोनों ही आइडेंटिकल है। तो लेट अस कंपेयर दीज, इन सबको हम लोग कंपेयर करें। तो इसमें क्या है यहाँ पर कि ये जो CO है, ये CO जैसे इस CO का यहाँ पर जब आप इसमें माइनस बनाएंगे, इसका जब आपने यहाँ पे माइनस बनाया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये वाला माइनस हमने बना दिया यहाँ से, तो ये इसका रेजोनेंस में स्टेबलाइजेशन होगा, ये यहाँ आ गया, राइट। इस केस की बात करें तो यहाँ पर भी वही चीज है और इस साइड वाले की भी वही है, लेकिन यहाँ पर जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, देयरफॉर दिस विल बी, इसके कंपैरिजन में ये वाला हमारा क्या है, मोर एसिडिक देन दिस वन, ठीक। तो इन दोनों से मैं कंपेयर करूं, अब देखो यहाँ पर यदि मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये वाला विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आउट ऑफ दीज टू फोर्थ वुड बी मोर देन 2, फोर्थ इज मोर देन 2 बिकॉज दिस हाइड्रोजन ज्यादा इसका होगा। अब चलते हैं कंपेयर करते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड वाले को की बात करते हैं। पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इसमें कि फोर्थ वाले से फर्स्ट वाले में क्या रिलेशन है। तो फोर्थ वाले में फिर से में दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये जो CO ग्रुप है ये वाला ज्यादा दूर है, सो वी कैन से अगेन कि यदि मैं 4 और 1 की बात करूं तो 1 मतलब फोर्थ वुड बी मोर इजीली और मोर एसिडिक बन जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। सो इफेक्टिवली वी कैन से मोस्ट एसिडिक ढूंढना है तो हमें इस पे अब थोड़ा ध्यान देते हैं। यदि मैं थर्ड की बात करूं यहाँ पर तो इसमें क्या है, ये वाला H है, इसका रेजोनेंस के साथ है, ये वाला H है, इधर रेजोनेंस है। जब आप इस H की बात करते हैं, this H is connected through 2 -m ग्रुप्स, यानी ये CO ग्रुप क्या है, -m ग्रुप है, ये भी -m ग्रुप है, -m या -R भी हम लोग कई बार कहते हैं इसको, -m। तो यानी ये वाला जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इधर भी है और इधर भी है। सो जबकि ये रेजोनेंस इसमें अवेलेबल नहीं है, तो जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, दिस इज योर मोस्ट एसिडिक, बिकॉज इसको हम लोग इसीलिए जब कभी भी कोई हाइड्रोजन, जब यहाँ पर मान लो एक हाइड्रोजन है, इसकी तरफ एक दो ग्रुप हमने लगा दिया -m, यहाँ पे -m लगा देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड एक्टिव मिथिलिन ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एक्टिव मिथिलिन ग्रुप एंड इट्स हाइड्रोजन इज क्वाइट एसिडिक, काफी ज्यादा एसिडिक होता है। सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन थर्ड वाला जो हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है, उसमें भी थर्ड में कौन सा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक, दैट इज व्हाट द आइडिया इज। सो दिस वे वी कैन deal with this particular question. Yes, this question is again very interesting and very common question जो आपके सामने में आ रहा है यहाँ पर, जो कि आप इसको देख सकते हैं इस केस में कि जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन लिया है।
दैट इज बेसिकली इससे पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस है। जब आप बेस कहते हो तो बेस का मतलब क्या होता है? बेस इज बेसिकली जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके बहुत आसानी से, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन मिनिमम हो, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज ना हो, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। एंड सो फ्रॉम देयर वी कैन सी हियर, यहाँ से देखो इसमें ये वाला पार्ट में क्या है, यहाँ पर दिस इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ये वाला भी क्या है, ये रेजोनेंस में भी है, और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर का डीलोकलाइजेशन जो है वो एरोमेटिसिटी के लिए जरूरी है, एंड देयरफॉर इसका इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा है। इस केस में जो लोन पेयर है हमारे पास, ये बिल्कुल ही डीलोकलाइज नहीं है, ये फिक्स्ड है या लोकलाइज्ड है, यानी इसमें कहीं से भी ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं नहीं घूम रहा। तो ये वाला हमारे पास बेस, इसका लोन पेयर ऐसे है। इसकी बात करें, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो इफेक्टिवली वी कैन से since this lone pair is not delocalized, this is not moving anywhere, therefore this will be most basic, यही वाला हमारा क्या होगा, most basic हो जाएगा। Now the again 21st question is basically related to organic chemistry, इसमें particularly जो reaction mechanism है उस पर based है, ये आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में ही पढ़ा होगा। और इस क्वेश्चन का यदि हम देखें यहाँ पर तो this is related to the stereochemistry of SN1 and SN2, just to sum up the ideas that जो आपको थोड़ा सा याद भी होगा कि SN1 रिएक्शन में हम लोग कहते हैं कार्बोकेटाइन बनता है, और वहां पर जो प्रोडक्ट बनता है उसमें रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, जबकि SN2 में बैक साइड अटैक है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, और वहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन में हम लोग कहते हैं इन्वर्जन होता है। तो यानी इसी बात को लेकर के इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, एंड सो यू कैन इजीली सी टू इट, और बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड है, सिंपल इंफॉर्मेशन है जो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, इसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे क्या होगा, पहला जो पार्ट है रेसमाइजेशन, SN1 रेसमाइजेशन, दिस इज करेक्ट बट दिस इज इनकरेक्ट। SN2 में रिटेंशन होता है, नहीं, ये गलत है। जब हमने यहाँ पे ये कहा कि SN1 में रेसमाइजेशन, दिस इज करेक्ट। SN2 इन्वर्जन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। SN1 retention, this is again incorrect. SN2 inversion, this is correct. SN1 inversion, this is incorrect. Retention, this is incorrect. So effectively we can say जो final हमारे पास आंसर बनेगा वो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। तो second is the right option for us. The next one is again which of the following has maximum enol content. जब इनॉल कंटेंट की हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो इनॉल फॉर्म में जाता है, यानी कीटो और इनॉल जो मोस्ट कॉमन है, जिसमें कि C डबल बॉन्ड O है, और वहां पर बगल वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हमारा चेंज होता है और वहां से मतलब मूवमेंट होती है, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, यानी एल्कीन जैसे यहाँ पे कीटो फॉर्म दे रखा है, इसका हमें इनॉल बनाना है। तब इसमें बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे मैंने इसको यदि कन्वर्ट कर, यहाँ का H लिया मैंने, यहाँ का एक H ले लिया और यहाँ का एक H ले लिया, तो यहाँ इन तीनों से जो बनने वाला स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, दिस वुड बी कन्वर्टेड टू दिस वन, ये OH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये OH और यहाँ पर ये OH। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला क्या बन गया हमारे पास, एरोमेटिक बन गया। जबकि इस केस में ये एरोमेटिक नहीं बनेगा, सीधा एक यहाँ इस साइड या आप इस साइड इसमें कन्वर्ट करेंगे, एंड सो यू विल हैव दिस वन। तो ये OH हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इस वाले केस में डेफिनेटली ये एसिडिक हाइड्रोजन है, नो डाउट, इसमें भी काफी ज्यादा इनॉल कंटेंट आएगा। वैसे ही यहाँ पर भी, सो आउट ऑफ दीज दिस इज फॉर्मिंग एरोमेटिक वाला कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है। तो यानी जस्ट हम इजीली बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि दिस वुड बी हैविंग मोस्ट इनॉल कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ओवरऑल ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, यानी ये उसी बच्चे से ही सॉल्व हो सकता है जिसने ढंग से पढ़ाई कर रखी हो GOC में, पर्टिकुलरली टॉटोमेरिज्म का। Then only unless you know the mechanism, unless you know the ideas, you won't be able to solve it. So this is quite important. इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा आप। Once again the question is related to acidic strength, और acidic strength में जैसे हमने पहले भी आपसे डिस्कशन के दौरान हमने डिस्कशन किया था, चर्चा किया था कि आपको एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढना है, उस हाइड्रोजन को हटाना है, और उस हाइड्रोजन जब आपने हटा दिया उससे जो बनने वाला एनायन है उस एनायन को देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। एंड सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से फिनॉल वाला सारे के सारे क्या है, इसमें ये फिनॉल है, फिनॉल है, फिनॉल है, फिनॉल है, और ये वाला हमारे पास जो फोर्थ है
वो वाला हमारा अल्कोहल है। तो वी अंडरस्टैंड कि चूंकि इसमें कोई डिलोकलाइजेशन नहीं है एनाइन का, तो ये तो खैर बिल्कुल ही आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये इजीली आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं कि ये वाला हमारा नहीं होगा। इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन सी हियर कि यहाँ पर सारे फिनॉल्स वाले में से ही कोई ना कोई आंसर आने वाले हैं। आउट ऑफ दीज यदि मैं देखूं, यहाँ पर चेक करके देखूं, तो यहाँ से क्या होगा, OCH इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी +M हम कह सकते हैं, या +R मैं इसको कह सकता हूँ। दिस एज, ये जो हमारे पास OCH3 ग्रुप है, ये +M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रहा होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नो इफेक्ट इज देयर। इन दिस केस NO2, दिस NO2 एंड दिस NO2 बोथ आर -M, -M कहिए या आप -R कहें, यहाँ भी -M है, -R है, इसमें सिर्फ ये वाला -M है। सो इफेक्टिवली वी कैन राइट हियर, -M भी है, -I भी है, -I को ज्यादा तरजीह नहीं देंगे यहाँ पर, बिकॉज -I डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। सो इफेक्टिवली वी कैन से दिस इज -M, दिस इज -M, एंड सो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जो इफेक्ट है वो मैक्सिमम किस वाले केस में होगा, सेकेंड वाले में मैक्सिमम होगा। तो सेकेंड वाला मैक्सिमम है, यानी मोस्ट एसिडिक जो होगा हमारा वो सेकेंड वाला है। देन सो वी कैन राइट हियर दिस इज मोस्ट एसिडिक जो होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑर्डर में सेकेंड इज नंबर 1, ये वाला है ऑप्शन। और हमारे पास 1 और 2 जो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं इस केस में कि सेकेंड पहले आ रहा है, बाकी में हमारा ऐसा नहीं है। सो वी कैन आउटराइटली रिजेक्ट दिस वन एंड दिस वन, इसको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे इसके बाद। तो NO2, 2 NO2 था, इससे ज्यादा हो गया, तो फिर यहाँ पे 1 NO2 है, तो ये वाला 1 हो गया। तो यहाँ पे 2 और 1 इसमें भी है, इसमें भी है, चलेगा, कोई बात नहीं। अब चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या है हमारे पास, ये फिनॉल है, कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इसको कम करेगा, देयरफॉर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इस थर्ड वाले से कम होगी। एंड सो इफेक्टिवली वी कैन से कि पहले 2 फिर 1 फिर हमारा 3 आ जाएगा, एंड देयरफॉर हमारा ऑप्शन यहीं पे करेक्ट मिल जाता है हमें। एंड सो द फर्स्ट वन इज द राइट वन। सो दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन। अगेन दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, आपका नॉलेज इसमें बढ़िया होना चाहिए ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक का इफेक्टिवली जो हमें अभी तक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसमें नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड है, आइडियाज हैं, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है यहाँ पर, देन ओनली यू कैन डू दैट। सो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन GOC ओनली। तो ये काफी एक अच्छा सा क्वेश्चन था, जो आप फिनॉल्स में भी पढ़ा होगा, तो वहां से इसको इन्होंने रिलेट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही सीधा सा फंडा है, जो अपने 11th के NCERT में भी सिंपल सा ये एग्जांपल, इस तरह का एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है ये। और नोमेनक्लेचर में हमें बहुत ही सीधी सी बात है, साइक्लिक है और इसे ब्रांच है। साइक्लिक और ब्रांच में जब तक कि साइक्लिक जिसमें भी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इससे हमारे पास साइक्लिक में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कोई फंक्शन ग्रुप कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो साइक्लिक चेन हमारा पेरेंट चेन बनेगा। अब बात आती है नंबरिंग की। जो आप नंबरिंग की बात करते हैं, तो नंबरिंग में नियरेस्ट लोकेंट की हम चर्चा कर रहे होते हैं, लोएस्ट सम की चर्चा कर रहे होते हैं। तो नियरेस्ट लोकेंट में हम लोग देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नियरेस्ट लोकेंट में यदि मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, लोएस्ट सम से, तो यहाँ भी, यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3। सो इंस्टीड जब मैं लोएस्ट सम की बात करूँ, तो यहाँ पर ये 1 है हमारे पास। सो इन दिस केस वी कैन से इफ दिस इज योर 1, सो इन दैट केस वी कैन राइट हियर दिस इज 1, ये वाला 1 है, ये 2 और ये 3। ये वाला 1 + 1 + 3 होगा। सो 1 + 1 + 3 यानी हमारे पास कितना आ गया, 1 + 1 2 हो गया, और 2 + 3 5। इस साइड से करेंगे तो ये वाला क्या आएगा, 1 + 1 + 3 दैट कम्स आउट टू बी 5। यदि मैं इस साइड से नंबरिंग करता, यहाँ पर यदि 1 लिखता, 1 2 एंड 3, तो 1 + 3 + 3 दैट कम्स आउट टू बी 7। तो लोएस्ट सम हमारे पास इस साइड वाले से सही है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। तो वी कैन से यानी 1 पर 2 मिथाइल है और थर्ड पर इथाइल है। और नेमिंग जब भी हम शुरुआत करते हैं, तो पहला लेटर हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। यानी हमारे पास ये नंबर जो है वो कौन सा है, दिस इज 3 इथाइल, फिर 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो दिस इज द राइट आंसर। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, दैट इज बेसिकली 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। The next question is cyclohexene is. Cyclohexene is nothing but this one. Cyclohexene है और is classified as, we can say this is benzenoid aromatic। बेंजीन तो है ही नहीं, तो benzenoid aromatic को बिल्कुल क्रॉस करेंगे। benzenoid non aromatic, this is again crossed,
देन एलिसाइक्लिक एसाइक्लिक, एसाइक्लिक का मतलब होता है जो साइक्लिक ना हो, तो ये तो साइक्लिक है, इसलिए एसाइक्लिक वाला ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है कि साइक्लिक होना चाहिए और एलिफैटिक होना चाहिए, दिस इज बेसिकली साइक्लिक एंड एलिफैटिक, साइक्लिक एंड एलिफैटिक। और एलिफैटिक कौन से होते हैं, एलिफैटिक वो होते हैं जो एरोमेटिक नहीं होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक नहीं है तो ये वाला क्या है, साइक्लिक है और एलिफैटिक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर इज एलिसाइक्लिक इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसे ढूंढना है कौन सा पोलर सॉल्वेंट है। पोलैरिटी का एक बहुत ही सीधा सा फंडा है कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देकर के बॉन्ड मोमेंट को सेलेक्ट करें, और जब उन सबका जो रिजल्टेंट होता है वही हमारा डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और डायपोल मोमेंट इटसेल्फ इज बेसिकली द मेजर ऑफ, यू कैन से, पोलैरिटी को मेजर करने का एक क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं। एंड देयरफॉर आपको पोलर है या नॉन पोलर है हमें ये देखना है यहाँ पर। सो वी कैन से, इसमें यदि मैं देखूं यहाँ पर तो CCl4, तो CCl4 कैसा होता है, दिस CCl4 इज nothing but it has the structure like this, C tetrahedral structure है, ये Cl so all bond moments, जो इसका रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट है, बॉन्ड मोमेंट तो मौजूद है इसमें, यानी यहाँ पे इसमें बॉन्ड मोमेंट्स मौजूद हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन ये सारे आपस में कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये वाला हमारा नॉन पोलर होता है, सो म्यू इक्वल्स टू 0 है, तो दिस इज नॉन पोलर। CH Cl3 में इन दिस केस यस देयर वुड बी, यहाँ पे थोड़ा सा H के होने के कारण से हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें दिस इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं है, जबकि ये वाला यहाँ पर हमने CH2 लिया है, यहाँ पर भी क्या होगा, म्यू इक्वल्स टू 0 है, और CO2 में भी क्या होगा, दिस इज CO2 में अगेन बॉन्ड मोमेंट्स आर जस्ट गेटिंग कैंसिल्ड आउट, सो वी कैन से दिस इज अगेन नॉन पोलर, ये वाला नॉन पोलर है, सो इफेक्टिवली वी कैन से ओनली पोलर सॉल्वेंट इज CHCl3 is the right answer. When nucleotide forms dimer, the linkage present between it, this simple information based है, आप ये देखेंगे इसमें कि इसके केस में क्या होता है, यहाँ पर नंबर 1, पहला जब हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ व्हाट, दिस इज बेसिकली फॉस्फेट हमारे पास मौजूद होता है, फिर न्यूक्लिक एसिड है और हमारे पास में एक बेस होता है। जब हम लोग कहते हैं इसमें कि डाइमर है यहाँ पर, तब उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सो यू विल फाइंड देयर दैट देयर इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इसमें मौजूद होता है, दिस इज again information में डाइसल्फाइड लिंकेज जो है वो हमारा बेसिकली एमिनो एसिड के, जब आपने क्वार्टररी और सेकेंडरी और टर्शियरी और क्वार्टररी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, वहां पर डाइसल्फाइड लिंकेज दिखाई देता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं सिर्फ उसमें हमें दिखाई दे रहा होता है। पेप्टाइड लिंकेज बेसिकली एमिनो एसिड का लिंकेज है। न्यूक्लियोटाइड में क्या है कि फॉस्फेट बेस, फिर उसके बाद हमने एमिनो एसिड की हमने बात की है यहाँ पर, वो वाला पार्ट होगा, यानी शुगर है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें बेसिक का लिंकेज है, सो दिस इज योर बेसिकली न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स डाइमर, द लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है यहाँ पर। इन दिस केस हाउ मेनी ग्रुप्स शो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग, सीधा सा फंडा बच्चों, आप ये ध्यान रखो, ऑल -M-H ग्रुप्स आर बेसिकली मेटा डायरेक्टिंग, एंड देयरफॉर वी कैन से हियर, जहां पर रिंग के बगल में लोन पेयर नहीं है, वो हमारे पास उसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, इसमें N के पास क्या है, लोन पेयर है, सो इन दिस केस वी कैन इजीली से, जब N के पास हमारे पास लोन पेयर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज +M ग्रुप की तरह यह बिहेव करेगा, बट मॉडरेट है ये, दिस वन इज +M और +R हम लोग कह सकते हैं इसमें। OH में देखो यहाँ पर फिर से ये भी लोन पेयर आ सकता है इसके अंदर, COR का मतलब है कि ये बेंजीन रिंग में C डबल बॉन्ड O और ये R बनेगा कुछ इस तरह से, C डबल बॉन्ड O और ये R, तो यहाँ पे देखो ये -M ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाला क्या होगा, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग है, दिस इज -M, एंड सो वी कैन राइट हियर दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। Cl is having lone pair of electrons, so this must be ortho para directing. Then we can say COH is again COOH में कैसा होगा, this COOH is C double bond OOH है, so we can say this is again -M group, तो -M है, तो यानी ये वाला क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग है। O के पास फिर से लोन पेयर, so lone pair is coming here, so ortho para directing. NO2 is again we can see here, this is NO2 N double bond O, और ये O हमने ऐसे लिख लिया, तो यहाँ पर दिस इज अगेन -M ग्रुप लगा हुआ है, CN इज ऑल्सो -M ग्रुप, CH3 इज +H ग्रुप, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन में प्लस डोनेट करता है ये, तो इसलिए ये वाला क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा। सो इफेक्टिवली वी कैन फाइंड जो हमारे पास -M ग्रुप वाले हैं, एक तो थर्ड वाला है,
फिर उसके बाद हमारे पास ये 5th वाला है, फिर हमारे पास NO2 वाला है, और ये 8th वाला यानी CN है हमारे पास। सो इफेक्टिवली वी कैन से 1, 2, 3 और ये 4। सो 4 ग्रुप्स ऐसे हैं हमारे पास जो कि हमारा मेटा डायरेक्टिंग है, जिसमें कि लिस्टिंग आउट करके हम देखें यहाँ पर। वन इज COR, second one is COOH, third one is NO2, and fourth one is CN. So these are all meta directing groups. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और काफी यू कैन से आपको इसमें मजा भी आएगा, और इसको थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। इसको मुझे रेट करना हो तो आई विल से दिस इज अ बिट डिफिकल्ट, मतलब मॉडरेट से हल्का डिफिकल्ट के बीच का ये क्वेश्चन है, बट दिस इज अगेन रीजनेबली गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट दिस वन बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस यदि आप देखें यहाँ पर 2-3 बेसिक आइडियाज का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। नंबर 1 हमने लिखा है HBr peroxide. So the moment I am saying here this is HBr and peroxide, so this is clearly saying that this is खराश इफेक्ट। क्या है ये? खराश इफेक्ट कहलाता है, जिसमें कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करते हैं। तो किसका एडिशन करना है हमें? इसमें एडिशन करना है हमें HBr का एडिशन करना है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में फॉलो करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, यानी ध्यान रखना है यहाँ पर this is orientation is anti-Markovnikov, not exactly anti-Markovnikov, because anti-Markovnikov is आयनिक मैकेनिज्म, और ये आयनिक नहीं होता, ये हमारा रेडिकल के थ्रू होता है, एंड देयरफॉर वी कैन सी हियर कि इसको एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन कहते हैं। एज अ रिजल्ट वी कैन से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसमें, पहले तो कार्बन की काउंटिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6, बोले 6 कार्बन बना लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे हो गया। फिर हमारे पास देखो, इधर से मैं देखूं तो 1 2 तीसरे वाले पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो मिथाइल लगा दिया। अब यहाँ पर देखो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा? ज्यादा कार्बन यहाँ पर है इसमें, तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल यहाँ पे बनेगा, तो यानी Br हमारा इस जगह पे आना चाहिए, तो Br हमने यहाँ पे लगा दिया। तो Br मैंने जब यहाँ लगा दिया, अब जैसे ये वाला प्रोडक्ट बन गया और H हमारा यहाँ जुड़ गया। अब जब ध्यान से देखो इसमें कि मैं इसकी चर्चा करूँ तो इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला क्या है, दिस इज योर कायरल कार्बन। इसमें ये वाला कार्बन जो है ये वाला कायरल कार्बन है। सिमिलरली ये वाला भी क्या है? कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं? एक मिथाइल है, एक Br है, एक H है और एक ये पूरा ग्रुप है। ये चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। सिमिलरली इन दिस केस एक मिथाइल और एक ये पूरा ग्रुप, एक ये पूरा ग्रुप और एक हाइड्रोजन, तो ये भी दोनों ही कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन है, अनसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। देयरफॉर यदि मैं ये कहूं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो यदि मैं इसकी बात करें यहाँ पर तो टोटल हमारे पास कितने बनेंगे? 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं, 2 कायरल कार्बन है, अनसिमेट्रिक है। जब अनसिमेट्रिक होता है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली है 2 raised to power n, जहाँ पर n इज नंबर ऑफ अनसिमेट्रिक सेंटर, तो दैट कम्स आउट टू बी 2 raised to power 2, दैट कम्स आउट टू बी 4। तो 4 हमारा करेक्ट आंसर है इसका। So this way we can see this is a good question, अच्छा क्वेश्चन था। तो सोचने वाला क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, इंफॉर्मेशन भी चाहिए था यहाँ पर। सो दिस इज रीजनेबली गुड क्वेश्चन, अच्छा उसको दिख रहा है आपको, यदि आपने सॉल्व किया होगा तो आपको इसे सॉल्व करने में मजा आया होगा। सो ओवरऑल यदि मैं इस पूरे पेपर की जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर, यदि आपने थोड़ा नोटिस किया होगा तो बहुत ही एक जो पेपर बनाया गया है, एक मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे या थोड़ा सा मतलब मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर लेवल का था। बाकी क्वेश्चन इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज, डिफिनेशन इन्हीं पर बेस्ड है। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप सब के लिए मैं ये और एडवाइस भी कर सकते हैं, वो ये है कि आप लोग बिल्कुल अपने जो भी चैप्टर के जो की फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को रखें, एनसीईआरटी को से बिल्कुल स्टिक रहें, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आप जरूर पढ़ें, फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, और उसी से ही पूरा पूरा सारा क्वेश्चन आ भी रहा है, उससे कोई भी बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं था, बेसिक आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बस उसको पकड़ आप स्टिक करें उसके साथ, तो आपके लिए केमिस्ट्री को सॉल्व करना बहुत ही आसान भी है और बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है। यानी यदि ओवरऑल आप यदि बात करें इसमें से 2-3 क्वेश्चन यदि हटा दें, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी एंड बहुत आसानी से कम टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन था। सो अगेन माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।